नमस्कार, मैं हूं मंजीत कौर और आप आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। जैसा कि आपको जानी मानी हस्तियों से मिलवाते हैं जो राजनीतिक एवं समाज सेवी। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि कितने टाइम से वो राजनीति से जुड़े हैं और आज की राजनीति के क्या समीकरण हैं उनके नजरिए से। आइए ले चलते हैं आपको लक्ष्मीकांत शर्मा जी के साथ। जी सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार मंजीत जी। कुछ सवाल सर मेरे रहेंगे, कुछ मेरे सहयोगी के रहेंगे। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि कितने समय से आप राजनीति से जुड़े हैं। मंजीत जी देखिए, जहाँ तक राजनीति का मामला है, राजनीति आजकल दो तरीके से होती है। एक होती है सक्रिय राजनीति, एक होती है कि आप पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप राजनीति में आए ना आए, लेकिन जनता कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, उसको जरूरत आपकी है, उसका काम करते हैं, उसके साथ चलते हैं, मुसीबत में साथ खड़ा होते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। जहां तक इस राजनीति का मामला है, तो मैं 1986 में जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र होता था, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। यहीं से मैंने MA की है, यहीं से BSc की है, यहीं से मैंने LLB की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो तब से इस काम में लगे हैं। छात्र राजनीति मैंने शुरू की थी 1986 के अंदर। जहां तक पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है, कांग्रेस की राजनीति का मामला है, लेकिन राजनीति तो तब भी कांग्रेस की थी। छात्र राजनीति भी कांग्रेस के साथ की, NSU में हुआ करता था। उसके बाद युवा कांग्रेस में आए हैं। तो 1994 में मैं सक्रिय राजनीति में आया था, जब युवा कांग्रेस का मैं राज्य के अंदर सेक्रेटरी बना था, और उसी साल मैं जिला कांग्रेस में सेवा दल का अध्यक्ष बना था। तब 1994 से राजनीति में हूँ लगातार। 1992 में मैं डेलीगेट बना था, लेकिन मैं उसको पीरियड को ज्यादा गिनता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब हम, वही बात है कि साहब की फलां अध्यक्ष है, किसी ने आपको, आज जैसे हम भी बुलाते हैं, जो लोग राजनीति में नहीं है हम उनको भी बुला लेते हैं कि आइए यार ये फलां प्रोग्राम है, वहां पर आपको शामिल होना है। तो उस पीरियड को मैं गिनता नहीं हूँ। मैं 1994 से सक्रिय राजनीति में आया हूँ, युवा कांग्रेस के माध्यम से आया, और उसके लगभग 6 महीने बाद मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हुआ। उसके बाद मैं कांग्रेस युवा कांग्रेस का कन्वीनर हुआ। उस वक्त हमारे जिला अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे 1999 के अंदर। तब मैं युवा कांग्रेस का बतौर अध्यक्ष मैंने कार्य किया है। मैं जिला के अंदर जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, जिला के अंदर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, जिला का स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, और मैं प्रदेश में जो है कांग्रेस सेवा दल में भी ऑर्गेनाइजर रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ही इससे पहले टेन्योर के अंदर मैं प्रवक्ता था, और पुनः फिर मैं प्रवक्ता आज इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। राम हमारे आराध्य हैं। राम हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की आस्था का केंद्र है। राम से हमारा वजूद है। मैंने कहा ना कि राम राम भाई, राम जी लाल जी, राम सिंह जी, बथारा राम जी, ये सब ये हरियाणा का तो ये कल्चर है। बिना राम के तो हरियाणा का बात। और मैं बता दूं, जब हम फसल काटा करता को देखा है, वो जैसे मतलब पहले तोलते थे, अब तो वो सीधी दूसरी ताकड़ी आ गई ना कि सीधा उस पर गए कंडे में और पूरा का पूरा ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जब कंडे का वजन हो गया भाई। लेकिन तभी क्या होता था कि तकड़ी बाट होता था उस टाइम पे। तो कहते थे पहला राम जी, पहला जो गिरते थे ना, तोल का 5 किलो का बट्टा होता था, एक पलड़े में पूछ रहे हैं, बोला राम जी की, वो तब भी राम जी बोलते थे। अरे मोदी बतावेगा क्या राम क्या है। और जब मुसलमानों में जाता है तो कहता है कि कोर्ट का आदेश था। भैया वहां जाके बोलना कि मोदी का आदेश था तो मंदिर बन गया, वहां क्यों नहीं बोलते? वहां कहते हैं कोर्ट का आदेश था। और जनता में जाते हैं, बोला हमने मंदिर बना दिया। पैसा जनता का, चंदा जनता का, ईंट जनता से गई है, मंदिर बनाने के लिए जनता जा रही है। भाई आपका क्या रोल है उसमें? और मोर ओवर, क्या भगवान किसी एक व्यक्ति विशेष का हुआ करता है क्या? कोई बता दे। इन्होंने एक टेंडर ले लिया। हाँ, इनके लिए भगवान श्री राम वोट का राजनीति का एक जरिया बन चुके हैं। जिन लोगों ने राम का मजाक बना के रख दिया, जिन लोगों ने भगवान श्री राम को वोट की राजनीति का एक माध्यम बना लिया, जिन लोगों ने भगवान श्री राम को राजनीति का एक संसाधन बना लिया, जिन लोगों ने भगवान श्री राम को कमाई का एक जरिया बना लिया। अब आप एक बात बताइए, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा, पश्चिमी बंगाल से जो उनके ममता जी के एक साथी रहे हैं, सुधींद्र कुलकर्णी, शायद क्या उनका नाम था, मुझे नाम एक्यूरेट ध्यान नहीं है, लेकिन वो बड़े अच्छे वो रहे हैं, जो एक उसमें लॉटरी घोटाले के अंदर आए थे। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं। अभी अभी ताजा नीतीश कुमार जी, 4 दिन पहले गाली देते हो, उसको बिहार के DNA में खराबी बताते हो, 4 दिन के बाद छाती के लगा लेते हो। अजीत पवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हो, 4 दिन के बाद उसको जब वार में शामिल हो जाता है तो उसको छाती से लगा लेते हो। हेमंत बिस्वा के खिलाफ
आप चार्जशीट फाइल करवाते हो, आप उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का पुलिंदा इकट्ठा करके कहते हो कि हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति को देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे। जब वो हेमंत बिस्वा भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो मोदी नामक पाउडर से धुल जाता है। ये है क्या चीज है? और जहां तक आपने कहा भ्रष्टाचार की, कोई भी व्यक्ति सत्ता में रहते प्रोटेक्टेड होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति की बात करता हूं विशेष की, जितने भी लोग हैं, जितने भी करप्शन के मामले में आप जिनको कह लीजिए, मैं किसी एक और दो की बात नहीं करूंगा, सत्ता में रहते किसी व्यक्ति की परतें खुला नहीं करती। जब सत्ता से बाहर जाता है तब उसके खिलाफ वो मामले आते हैं। आज कमोबेश वही तो हालात हैं। नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में बैठे हैं, उसके खिलाफ को एक बार एमएलए बन जाए और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मोदी साहब से, खट्टर साहब से, कि विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद ऐसा कौन सा वो चिराग किसका था भाई, वो कौन था एक जिसका चिराग होता है, अल्लादीन का चिराग, अल्लादीन का चिराग हाथ लग जाता है एमएलए बनने के बाद, कि आप 1 साल में 2 साल में खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। आपके पेट्रोल पंप का हिसाब नहीं है, आपके एग्रीकल्चर लैंड का हिसाब नहीं है। यार, जिस आदमी के पास एक फुट जमीन का नहीं है, वो बड़े बड़े होटल बना ले, वो बड़े बड़े ये फार्म लगा ले, बड़े बड़े वो पेट्रोल पंप लगा ले, गैस एजेंसी। क्या लगता है कि इस विषय की, इस प्रॉपर्टी की इनकी जांच होनी चाहिए? मंजीत जी, किस किस की जांच कराओगे? पूरा का सरकार कहती है भाजपा हम ईमानदार हैं, कहां पर दिखती है ईमानदारी? ईमानदारी दिखती है भाई स्टेज में। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के विधायक कहते हैं 1100 करोड़ रुपया, ईमानदारी की बता रहा हूं मैं, ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि आदमी को उतनी बात करनी चाहिए जितनी भुक्कत हो। मैं विधानसभा की राजनीति करता हूं, कुरुक्षेत्र जिले की राजनीति करता हूं, इससे ज्यादा बाहर मैं कभी गया नहीं हूं। ठीक है, प्रवक्ता का हरियाणा का हूं, कांग्रेस को हरियाणा में देखता हूं, कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूं हरियाणा का। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जहां मैं काम कर सकूं, मैं उसी फील्ड, वहीं उसी क्षेत्र में काम करूं। मुझे पता है कि मैं अपनी विधानसभा में, अपने जिला कुरुक्षेत्र में बेहतर काम कर सकता हूं। मैं वहां की राजनीति देखता हूं, मैं कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं जाता हूं। तो वहां पे होता क्या है कि जब कुरुक्षेत्र का थानेसर का विधायक ये कहता है कि 1100 करोड़ रुपए का बजट आया है कुरुक्षेत्र के लिए, नंबर 1, और उसके बाद टुकड़ों के अंदर ज्यादा तो मैं कहता नहीं कि 500-400 करोड़ का बजट और आ गया होगा, चलो टोटल मिला के 1500 करोड़ का बजट कुरुक्षेत्र के अंदर आ गया। ठीक है साहब, आप लगाइए कुरुक्षेत्र के अंदर वो 1500 करोड़ रुपए लगे कहां है? आप 100 करोड़ लगे दिखा दीजिए। मैंने पहले भी एक बार कहा था इसी विषय को लेकर एक बार, क्योंकि देखिए ना साहब, जो बोलता है वही खोलता है। मैं बोलता रहता हूं, आप जैसे साथी मीडिया के लोग मेरे पीछे भी पड़ जाते हैं, बोले यार बताओ कुछ बोलो। तो तब भी मैंने कहा था कि मेरे को 1100 करोड़ की बात करता है ना, मेरे को 100 करोड़ रुपए दो, मैं नया कुरुक्षेत्र बना के दे दूंगा। नया कुरुक्षेत्र जिसमें बढ़िया लोगों के मकान भी होंगे, बढ़िया सड़कें भी होंगी। और यहाँ तो 1100 करोड़ के अंदर 7 किलोमीटर का टुकड़ा, थर्ड गेट से लेकर पिपली तक का, क्या उसकी हालत हुई है, क्या लोगों ने सजा भुगती है विधायक चुनने की, सरकार चुनने की। जो कुरुक्षेत्र के लोगों ने सजा पाई है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो 1100 करोड़ का तो वो, और जो 200-400 करोड़ और, उसके अलावा मैं एक मुद्दा आपको उठाना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि गीता के श्लोक लंदन में सुनाई देते हैं, अक्सर ये बात आती है। मानता हूं कि गीता के श्लोक लंदन में सुनाई देते हैं और इनके सुनाने की जरूरत नहीं है। आप एक श्लोक पढ़ करके नेट पे डाल दो, ना खट्टर की लोड़ है ना मोदी की लोड़ है। वो श्लोक अपने आप ही लंदन में सुनेगा, अमेरिका में सुनेगा। वो तो मैं बोल के भी डाल सकता हूं, वो तो आप भी एक लाइन बोल के कोई भी डाल दो तो पूरे लंदन में सुनेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है मंजीत जी कि गीता के श्लोक लंदन में सुनाई देते हैं, लेकिन ब्रह्म सरोवर की फोटो लंदन में दिखाई क्यों नहीं देती? आज जो ब्रह्म सरोवर का हाल है, पिछले 10 साल का अगर आप निकाले डाटा, 2014 में खट्टर साहब आए थे, चलता पानी भी तो हो गया, तो चलता पानी तो घर आया ही नहीं, कदम ना आ सकता। वो तो इनके मतलब वो है ना, बेबेमत के मानस है इनको। दिक्कत ये होती है, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी साइंटिस्ट को खेत में हल्का भुट्टा पकड़ा देना करें तो बेचारा हल्का चलाएगा, वो ज्ञान तो दे सकता है। किसी मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को अगर किसी स्कूल में मास्टर लगा दो तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? अब खट्टर साहब जैसे लोग जिनको यही नहीं पता कि पानी चलेगा कैसे, बंद कैसे होगा, आवागमन कैसे होगा पानी का, उन्होंने तो मुंह से कहना कि चलता पानी। मैं बात करता हूं ब्रह्म सरोवर पर लगे पत्थरों की, और मैं निवेदन करूंगा सतीश भाई आप लोगों से भी कि आज नहीं तो कल जाकर एक बार जरूर उस पिक्चर को घुमाएं ब्रह्म सरोवर का। मेरे पास कुछ वीडियो भी है वहां के, क्योंकि मैंने ब्रह्म सरोवर का मुद्दा ज्यादा नहीं तो 4 या 5 बार उठाया है। एक एक पत्थर पर जो निशान पड़े थे 10 साल पहले 2015 में, वो आज भी हैं।
कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की जो रेलिंग ऊपर की अगर आप जाओगे, सरिये बाहर है, बजरी अलग है, पत्थर टूटा हुआ है, जो नीचे रेलिंग है उसकी पत्थर जो जहां पे लगे हैं वो टूटे हुए हैं, और वहां से बिजली की तारें अलग बाहर निकली हैं। परमात्मा ना करे रात के अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति वहां पे चला जाए, खुदा ना खास्ता, तो वहां पे अगर उसका पैर वहां फंस जाए तो ये नहीं पता कि करंट से मरेगा या उसमें टांग फंस के मरेगा वो। ये इंतजाम इनके हैं। और गीता जयंती का आप लगा लीजिए साहब कि मेरे ख्याल से 10 साल हो गए साहब इनको गीता जयंती मनाते हुए। 15 से शुरू की, 14 में ही गीता जयंती आ गई थी सरकार बनने के बाद। कभी हेमा मालिनी को बुला लेते हैं, बोला 10 लाख तू ले जा। कभी वो इनका एक और है चौधरी, वो दिल्ली वाला जो प्रधान भी रहा है, मतलब अपने ही आदमियों का। हेमा मालिनी तुम्हारी ही पार्टी की सांसद है, वो आके डांस दिखा रही है, आप उसको 20-10 लाख रुपए दे रहे हो। क्यों नहीं हरियाणा की बच्चियों को वहां पर लेके जाते? स्कूल में बहुत सी बच्चियां हैं। आप वो 10 लाख रुपया अगर 10 उन बच्चियों को दे देंगे जो परिवार जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं और अच्छी कलाकार भी हैं। हरियाणा के अंदर कम कलाकार हैं क्या? एक से एक कलाकार पड़ी हैं हरियाणा के अंदर। अगर वो 10 बच्चियां आप चुन लें, वो 10 लाख रुपया एक हेमा मालिनी की बजाय, जिसके पास अरबों खरबों की पहले से प्रॉपर्टी है, उसे एक हेमा मालिनी को देने की बजाय हरियाणा की बच्चियों को एक लाख रुपया दे दें तो ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? एक उनका दिल्ली का प्रधान था यार, कौन, मनोज तिवारी, पता नहीं शायद करके था, वो फालतू बोलता रहता ना। उसके ऐसे आदमी का नाम भी देखना मतलब घिंसी आने लगी इन लोगों के नाम लेते हुए। अब उसको बुला लिया एक बार, मतलब आप उन अपने ही सांसद हैं, अपने ही पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको बुला करके पैसे दे देते हो। देखिए साथ ही साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, बस परमात्मा मौका दे। और मैं फिर कहता हूं कि मुझे मेरे लिए ना सही, लेकिन उन लोगों के लिए मौका दे जो एक विश्वास के साथ, एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ पिछले 30 साल से मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। बात करते हैं, जुमले की बात नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ एक चीज है, जो रोजगार की तलाश में हिंदुस्तान का नौजवान अपने घर से बेघर होकर के, अपने परिवार से टूट करके, सरहद पार करके हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, जो दिन रात इस चिंता में है कि जो वीडियो कॉल से अपने बाप के साथ, अपनी मां के साथ बात करता है, जिसका ये नहीं पता कि वो किस हालात में है, उसको अपने माँ बाप का नहीं पता किस हालात में है, और सिर्फ वजह क्या है कि वो कुछ बच्चों से मेरी बात होती है, मैं कहा यार क्यों देश छोड़ के जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहां भी मिल जाएगा। बहुत से बच्चों ने मेरे को ये बात कही भाई कि अंकल जी, भाई साहब 20,000 की नौकरी दिलवा दो हरियाणा में, हम देश छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस मुल्क के ये हालात हो जाते हैं, जिस देश का नौजवान हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाता है, उसका भविष्य क्या देखते हो आप? तो हमारा जो कांग्रेस का जो मामला आता है, कांग्रेस सबसे पहले एक काम करेगी कि युवाओं के रोजगार के संसाधन हिंदुस्तान के अंदर बनाएगी। और फिर मैं बताता हूं रोजगार के संसाधन, मैं स्पेशल बताता हूं, पकोड़े तलने का रोजगार नहीं होगा, चाय बेचने का रोजगार नहीं होगा, रेडी लगाने का, फड़ी लगाने का रोजगार नहीं होगा, सब्जी बेचने का रोजगार नहीं होगा। ये रोजगार नहीं गिनते तो मोदी जी गिनते हैं, चाय का रोजगार, पकोड़े का रोजगार। ये तो सदा से चलते आ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो चलते आ रहे हैं पहले। नहीं क्योंकि नहीं वो उसका एक फर्क है। वो बोला जिस आदमी की जैसी औकात होती है वैसे तो बात करेगा ना। बोला सारी उम्र तो क्या मैंने चाय बेची, हालांकि चाय भी नहीं बेची और स्टेशन भी कहीं नहीं है चाय वाला तो, लेकिन भाई चाय बेची तो चाय बेचने वाला ही बनावेगा ना, पकोड़े तलने वाला तो पकोड़े ही तलवावेगा, जिसने फड़ी लानी सब्जी की फड़ी लगवाएगा वो देश के नौजवान से। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मंजीत जी, जनता वैसे तो हिंदुस्तान की, हरियाणा की काफी जागरूक है, मेरे ख्याल में उनको किसी संदेश की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्र में तो बोला हरियाणा की तो जनता का जहां तक मामला है ना, बोला कुरुक्षेत्र की तो वैसे ही गीता स्थली है, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे और एक बार और आएंगे अभी 2024 में, बता दूं मैं आपको, वही इनका पंटा धार करके जाएंगे भगवान श्री कृष्ण। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में पाप इन्होंने किया है ना, झूठ बोल बोल के कि कितने करोड़ रुपया ब्रह्म सरोवर का खा के गीता जयंती के नाम पर, वो भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात आएंगे। भगवान श्री राम जी अयोध्या से चल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं इनको। वो जो ये कह रहे हैं ना कि हम राम को लाए हैं, वो राम जी को भी पता है। बोला भाई था ना, मेरा भी ऐसा ब्योत बना दिया कि बंदे भी थमी लेकर आए हो, तो राम जी भी निकल चुके हैं। तो राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों मिलकर के, ना मेरे कहने की जरूरत है किसी और के कहने की जरूरत है, इनका बंटा धार आप पे कर देंगे, हिसाब वही बराबर करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता से और हरियाणा की जनता से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान प्रगति के रथ पर सवार फिर से दौड़े, अगर आप ये चाहते हैं कि प्रगति का पहिया जो बंद हो चुका है पिछले 10 साल में वो फिर से हिंदुस्तान में घूमे, अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रोजगार के साधन जुटाए जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा
बिल्कुल पहले की तरह हो, वो जो अग्निवीर ना करें, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चे हिंदुस्तान से पलायन करके विदेश में जाकर के ना बैठें और माँ बाप को अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए तड़पना ना पड़े, अगर बच्चों ये चाहते हो कि आपके बच्चे को आपकी शक्ल देखने के लिए तड़पना ना पड़े, अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भय भ्रष्टाचार का माहौल खत्म हो, अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता खुशहाल हो, हिंदुस्तान में खुशहाली आए, तो सिर्फ एक चीज करें, कुछ भी नहीं करना, इस कमल के निशान को हिंदुस्तान की जो ईवीएम है उससे हटा दे। कमल के निशान को कहीं और से हटाने की जरूरत नहीं है। ये लोग इसका भी बवाल मचा देते हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा ने बोल दिया कमल को हटाए। कमल नहीं, कमल हमारे भी दिल में, कमल सब जगह है, कमल खिलता है, बोला कमल सा खिल गया। इन्होंने कमल को कीचड़ में धसा दिया। इनको हिंदुस्तान से पर जैसे कह रहा था कि अब की बार 400 पार, मतलब वो एक बात याद है भाई, जो याद आ गया गुजरात में, बोला सीट कितनी, बोला 188, और अमित शाह भाषण कर रहा, बोला अब की बार 200 आएगी, अब की बार 200 आएंगी। तो दूसरा एक सामने बैठा था कोई उत्साह भरे भर का, बोला 12 करता लावा ताऊ। तो भाई थोड़े दिन रुक जाओ, पहले 300 पार थी, 400 पार हुई ना। अगर अप्रैल में जाकर 600 पार ना कर दें तो फिर आप कहियो।